अस्सलाम वालेकुम। तैयब बलोच एक नवे वीलाग नाल दोबारा हाज़िर खिदमत है। मारका अज असा अपना एक मतलब है जरा वीलाग है इस सराकी की बजाय उर्दू करेसूँ और वजह यह है कि ताकि केस जड़ा है ना जेड़े मामले ते वीलाग करने पे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है और सराकी की बजाय उर्दू करने का मकसद ये है ताकि को मैक्सिमम लोगों तक जड़ा है वो पहुँचाया बन सके। तो लिहाजा से शुरू करेंगे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में नयाब उमरानी केस की समाअत हुई तो जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और दौरान समाअत जो है नयाब उमरानी ने अदालत से इस्तदा की कि उसकी बहन सनम एडवोकेट का जो कत्ल केस है वो सेशन कोर्ट जैकबाबाद से इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र किया जाए। अब सनम का केस क्या था और नयाब उमरानी का मामला है क्या, ये भी हम आपको तफसील से आज आपको आगाही देंगे। लेकिन पहले कोर्ट की प्रोसीडिंग आपको बता दें कि इस दौरान जो मुल्ज़मान हैं उनके वकीलों की जानिब से ये तजवीज़ दी गई कि केस ट्रांसफ़र करने की बजाय अगर नयाब की जान को चूँकि ख़तरात लाक है और वो जैकबाद में या बाकी जगहों पे पेश नहीं हो सकती तो फिर क्यों ना उसको वीडियो लिंक की सहूलत जो है वो मुहैया की जाए। तो इस पर अदालत ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को हुक्म दिया है कि वो इस हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं और साथ ही रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी हुक्म दिया है ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वीडियो लिंक की सहूलत जो है वो नयाब को मुहैया की जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठकर वो सेशन कोर्ट जैकबाद में अपनी बहन का जो कत्ल हुआ था उसमें चूँकि वो चश्मदीद गवाह है तो उसमें अपना शहादत जो है या बयान जो है वो अपना रिकॉर्ड करा सके। तो ये आज का हुक्म दिया गया है दोनों रजिस्ट्रार यानी कि सिंध हाई कोर्ट को और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो इस हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल करके 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। लेकिन इसके साथ साथ जो नयाब की प्रॉपर्टियों का मामला है उस सवाल से एडिशनल एडवोकेट बलूचिस्तान को हुक्म दिया गया है कि वो डिसीज़ के साथ बैठकर उनकी प्रॉपर्टी के मामले को हल करें और जो प्रॉपर्टीज़ उन्हें फ़रोख्त कर दी है उसके जो पैसे ड्यूज़ हैं जो रकम ड्यू है वो नयाब को जो है वो दी जाए। तो केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी की गई। अब बात है इस केस के पस मंज़र पे। नयाब उमरानी कौन है ये जानना ज़रूरी होगा। नयाब उमरानी सिंध और बलूचिस्तान की एक बेटी है। सिंध और बलूचिस्तान में इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जो उमरानी कबीला है ये सिंध में भी है और बलूचिस्तान में भी है, यानी कि जो इनकी ज़मीनें हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बलूचिस्तान में ज़िला जाफ़राबाद, ज़िला नसीराबाद और सोबतपुर में इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और बेसिकली उमरानी कबीले की बुनियाद बेस जो है वो यही 3-4 अज़ला जो मैंने आपको बलूचिस्तान के गिनवाए वहाँ पे है। लेकिन ये जो है वो सेटल जो है वो इस वक्त जैकबाद में है। चूँकि जैकबाद डेमोग्राफिकली जैकबाद जो है वो एक बॉर्डर है, एरिया है सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान। तो इस वजह से जो बलूचिस्तान में जो भी लोग रहते हैं उनकी पहली प्रेफरेंस यही होती है कि वो ख़ुद को सेटल करते हैं। जब वो खुशहाल हो जाते हैं या उनके पास पैसा होता है तो वो अपने आप को सेटल उनकी कोशिश होती है कि वो अपने आप को सेटल करें जैकबाद में। तो इस वजह से जैकबाद अगरचे सिंध का ज़िला है लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो उन बलोच लोगों की मिलेगी जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अब वो सेटल जैकबाद में हो चुके हैं। तो नयाब जो है बेसिकली नयाब के जो वालिद थे सिकंदर ख़ान उमरानी और उनका ये था कि उन्होंने 4 शादियां की थी और वो चारों शादियां जो हैं वो उनकी बलोच फैमिलीज़ के अंदर थी, यानी कि 2 उनकी जो सौतेली माएँ हैं वो बलोच उमरानी कबीले से भी थी, एक जो है वो बरोई कबीले से यानी कि बरोई ख़ानदान से थी। तो उनको तो मसला नहीं, लेकिन ये जो इसकी नयाब की जो अम्मा थी माँ थी वो पंजाब की थी और पंजाब के शायद किसी जो होते हैं यतीम खाने होते हैं ये वहाँ पे वो थी। तो इनके जो वालिद थे वो बहुत रईस थे, उमरानी कबीले के सरदार भी रहे, तो बहुत रईस थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। तो वो यतीम खानों में जाते तो वहाँ पे वो उनकी जो ज़कात होती, उशर होता या जो भी वो माली इमदाद किया करते थे,
तो वहाँ पे उनको इनकी माँ पसंद आई, तो उन्होंने उनको अपने अक़द में ले लिया, यानी कि उनसे निकाह कर लिया। तो हंसी खुशी मतलब उनकी ज़िंदगी गुज़र रही थी। लेकिन उनके वालिद के फ़ौत हो जाने के बाद, जहाँ से मामला शुरू होता है, उनके वालिद के फ़ौत हो जाने के बाद जो बलोच माओं से उनके बहन भाई थे, उनको ये चीज़ नागवार गुज़री कि ये एक पंजाबी माँ की जो औलाद है, ये तो हमारी प्रॉपर्टीज़ में जदादों में हिस्सेदार बन रही है और हमारी प्रॉपर्टीज़ और जदादें तकसीम हो जाएंगी। तो वो उनसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। और इसके साथ साथ एक इशू ये जेलसी का भी था कि वो पढ़ाई में इतने कुछ ज़्यादा नहीं थे, तो इनके वालिद भी और उनके जो नयाब के जो दादा थे, उनका सारा तकिया जो था वो नयाब उमरानी के जो बहन और भाई थे सगे, उनके ऊपर था। और वो ये समझ रहे थे कि शायद ये जो है ये पढ़ लिख कर अपने बाप दादा का नाम जो है वो रोशन करेंगे। तो इस वजह से भी उनके एक जेलसी हसद था। बहरहाल मेन मामला जो है वो प्रॉपर्टीज़ का था। तो फिर इनके दादा जो थे वो ज़िंदा थे उस वक्त, और उन्होंने समझ लिया कि जो नयाब के सुतीले बहन भाई हैं वो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो उन्होंने अपनी ही ज़िंदगी में इनका जो ड्यू शेयर बनता था, अगरचे वो पूरा तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ज़मीनें तकसीम कर दी, जदादें तकसीम कर दी नयाब के भाई वकार और मुनव्वर के नाम और पेरेंट्स की मां के नाम। वो उन्होंने कुछ ज़मीनें कर दी। मिसाल के तौर पे अगर इनका 200 एकड़ हिस्सा बनता था, तो वो उन्होंने 200 की बजाय इनको 50 या 100 एकड़ दे के, ताकि भाई उनके बाद इनके दरमियान कोई तनाज़ा ना हो, उन्होंने सारी जदादें तकसीम कर दी। उसके बाद उनके दादा की भी डेथ हो गई, तो फिर इनके ऊपर कोई आसरा नहीं रहा। तो इस वजह से उन्होंने पहले इसकी माँ को जहर दिया, नयाब की माँ को जहर दिया। तो जहर देने के बाद वो चल गई। फिर उसके बाद इसका जो बड़ा भाई था मुनव्वर, तो मुनव्वर को जो है उन्होंने उस पर तशद्दुद किया। उस टाइम उनकी उम्र नहीं थी, तशद्दुद भी किया, उसको नशे में वो किया। तो वो अपना ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल खो चुके हैं, टोटल माजूर हो चुके हैं। एक स्ट्रेटजी के साथ ये सारा कुछ हुआ। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा भाई है वकार, तो वकार जो है उसने समझ गया कि वो सारी ज़मीनें और इंतज़ाम इंसराम वकार के पास था। तो वकार उस टाइम LLB का भी स्टूडेंट था, लॉ भी कर रहा था, तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। तो बलूचिस्तान के जो सरदार थे वो जो है उमरानी ख़ानदान में अगर वो देखते तो वो वकार को वो देख रहे थे, और उनको ये था कि शायद ये वकार जो है उमरानी कबीले में से ये कुछ करेगा, तो उसको सपोर्ट भी थी। फिर इन्होंने देखा कि अब वकार जो है वो सारा इंतज़ाम इंसराम संभाल रहा है, तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, और उस स्ट्रेटजी के तहत जो वकार की बीवी थी उसके ऊपर कारोकारी का इल्ज़ाम लगा दिया, और फिर उसको कत्ल करा दिया कारोकारी के केस में। और कत्ल करा के तो उसका इल्ज़ाम जो है वो वकार पे डाल दिया। अच्छा, वकार जो है इस सारी चीज़ों को वो फेस नहीं कर पा रहा था, चूँकि वो अकेला था, और बाकी साइड पे उसके सुतीले भाई जो थे उन्होंने पूरा एक गैंग और ग्रुप बनाया हुआ था। तो वकार मजबूरन जो है वो सरदार यार मोहम्मद रिंद के पास चला गया, उसने वहाँ पे जाके पनाह ले ली। तो सरदार यार मोहम्मद रिंद को दुबई जाना था। तो वो दुबई जब जा रहे थे तो उनको ख़तरा हो गया कि मैं चला जाऊंगा, कहीं वकार को जो है वो कत्ल ना कर दिया जाए। तो वो वकार को जो है वो सिंध के जो मुगेरी कबीला है वो उसके हवाले करके गए कि जब तक मैं दुबई में हूँ या सऊदी अरब में जा रहा हूँ, जब तक मैं वतन वापस नहीं आता, तो वकार जो है वो मैं आपको अमानत दे के जा रहा हूँ, आपने इसको प्रोटेक्शन देनी है। तो इनके जो सुतीले भाई हैं उनकी मुगेरियों के साथ कोई ख़ानदानी रिश्तेदारी भी थी। तो उन्होंने मुगेरियों की प्रोटेक्शन में वकार को जो है वो कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। अब वकार भी शहीद हो गया, उसकी माँ भी हो गई, भाभी भी हो गई। उसके बाद जो नयाब की इससे जो बड़ी बहन थी सनम, वो उसने केस लड़ना शुरू कर दिया अपने भाइयों का और फिर प्रॉपर्टियों का। वो केस लड़ती रही और उसने बलूचिस्तान के तमाम सरदारों से, सिंध के तमाम सरदारों से रब्ता भी किया। तो उस टाइम एक वक्त था कि जब सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान थे, तो उन्होंने वहाँ उनसे रब्ता किया। वो सरफराज बुगटी के घर चली गई, वहाँ उनकी मस्तूरात से जाके मिली, उसको अपना दुखड़ा सुनाया, अपना दर्द बताया। तो सरफराज बुगटी को जो है उसने इस पे एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद सरफराज बुगटी ने तमाम ज़मीनें सील करवा दी।
उसके बाद इसके जो सुतीले भाई थे ये दोबारा नयाब और उसकी बहन सनम के पास आए, मिन्नत तरले की और कहा हम आपसे राज़ीनामा करते हैं, हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है, आप अपनी जदादें रखें, हम अपनी जदादें रखते हैं। तो ये भाइयों सुतीले भाइयों के जो है ना चक्कर में दोबारा फंस गई, तो जिसकी वजह से वो जो ज़मीनें सील हुई थी वो दोबारा उन्होंने उनको अनसील करा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो दोबारा जो सुतीले भाई हैं वो दोबारा इनके ख़िलाफ़ हो गए। तो सनम जब ये केस लड़ रही थी जैकाबाद की कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे सनम को ख़तरा था कि ये मेरे सुतीले भाई मुझे मार ना दें, तो उसने प्रोटेक्शन के लिए जो है वो दरख्वास्त दी अदालत में और अदालत ने उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की। तो सनम को जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर जो है वो कत्ल कर दिया गया। तो जब सनम का कत्ल हुआ तो नयाब उस टाइम 18 साल की शायद थी या इससे भी शायद कम, तो वो उसमें ओनली विटनेस थी और उसके सामने कत्ल किया गया। मौजज़ा था कि नयाब बच गई, उन्होंने जो ब्रेस्ट मारे, जो गोलियां मारी, वो उसकी बहन जो है वो मौके पे कत्ल हुई। तो अब इस पूरे ख़ानदान में और कोई नहीं बचा, वो सिर्फ़ अकेली नयाब थी। और फिर नयाब जो है वो छुपाते जो है वो इस्लामाबाद में आ गई और फिर हमें याद है कि इस्लामाबाद में आके हमें भी अप्रोच किया गया। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रेस एसोसिएशन है, वहाँ पे उस टाइम मैं सदर था प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। तो हमने उस टाइम उसका जो दरख्वास्त थी उसको हमने देखा, उसके तमाम दुखड़े दर्द, उस पर जो बीती, उन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करके हमने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उसको नोटिस की दरख्वास्त दिलवाई। और उस टाइम चीफ़ जस्टिस साकिब निसार थे जिन्होंने खुद नोटिस लिया और खुद नोटिस लेने के बाद जो है वो एक उम्मीद पैदा हो गई कि अब नयाब को जो है वो शायद इंसाफ मिल पाए। तो जो इसके सुतीले भाई थे जिन्होंने इसके बहन सनम को कत्ल किया था, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर पाबंद सलासल हो गए, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और अभी तक जो है इनका एक जो सुतीला भाई है जो मेन कल्प्रिट है वो अभी तक जेल में है। लेकिन कहने को तो जेल में है, लेकिन चूँकि वो बहुत बाअसर है और अभी तक मतलब वो जेल में होने के बावजूद अपने तमाम काम जो है वो जेल से भी चला लेते हैं और शायद अपने घर के भी चक्कर लगाते रहते हैं। आपको पता है कि सिंध में जेलों का क्या सिस्टम है, वो किस तरीके से होता है। बहरहाल फिर जैकाबाद के जो बड़े सरदार हैं, जाज जाखरानी और इस टाइप के जो लोग हैं, वो भी जो है नयाब की को हेल्प आउट करने की बजाय अपने वोटर्स के लिए या अपने वोटों की या बाकी जो चीज़ें होती हैं, तो इन सारे सरदार जो हैं वो इनके सुतीले भाइयों को जो है वो सपोर्ट करें, चाहे वो बलूचिस्तान के हों या सिंध के हों। उनका ये कहना मतलब है, उन्होंने एक परसेप्शन वहाँ पे ऐसा बनाया हुआ है कि हमने ना ही वकार को कत्ल किया ना ही सनम को किया, और इस टाइप का वो करके तो उन्होंने सरदारों को भी जो है वो इतना मजबूर किया है कि वो नयाब को जो है हेल्प आउट ना कर सके। तो नयाब का केस जो है वो चलता रहा। अब नयाब का फिर प्रॉपर्टी का जो मैटर था वो नसीराबाद, जाफराबाद और सोबतपुर में जो ये 3 अजला हैं यहाँ पे है। और फिर जैकाबाद के अंदर जो हबीब होटल है वो नयाब की वालदा के नाम है। इसके साथ डंगर महल्ला में इनका एक बहुत बड़ा हवेली थी, घर था, वो भी इसके नाम है। लेकिन इसके सुतीले भाइयों ने फिर 2 नंबरी करके जो हबीब होटल था वो अपने नाम करा लिया। इसका जो भाई है शफकत, उसकी जो बीवी है सलमा के नाम हो गया। और फिर इस तरीके से उन्होंने आगे भेज दिया। और यूँ बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से डेरा अलायार के अंदर जो उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी वहाँ पे भी उन्होंने 2 नंबरी करके जो है वो आगे बेच दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने की वजह से जो म्यूनसिपल कमेटी डेरा अलायार है उन्होंने वो ट्रांसफ़र जो हुई थी, जो 2 नंबरी तरीके से हुई थी, तो उसको तो खारिज कर दिया। लेकिन बाकी जो डीसी जाफराबाद है, डीसी नसीराबाद, डीसी जैकाबाद, ये तीनों डीसीज़ को बार बार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात गए हैं, लेकिन ये अभी तक हेल्प आउट नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके ऊपर सियासी दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा है। और नयाब यहाँ पे दर बदर जो है वो धक्के खा रही है। एक तो उसको अपनी प्रोटेक्शन का मैटर है। आज भी जब केस की समाअत हो रही थी तो जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि हम हर ज़िले के एसपी को हुक्म दे देंगे, आप जहाँ जहाँ से ट्रैवल करेंगी आपको प्रोटेक्शन देना जो है वो एसपी का काम होगा। आप जाएं सिंध में पेश हों, अपने केसेस को जो है वो वहाँ पे करें। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके जो ट्रायल केसेस हैं उनको तो नहीं दे सकती, वो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इस पर नयाब ने कहा कि सर मेरी बहन को भी प्रोटेक्शन दी गई थी और अदालतों ने ही प्रोटेक्शन दी, और अदालती प्रोटेक्शन के अंदर जब उसको कत्ल कर दिया गया तो मैं कैसे बिलीव कर सकती हूँ। फिर जो नयाब के जो सुतीले भाई हैं उनके बहुत ज़्यादा असर व रसूख हैं और उनकी रिश्तेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों के साथ हैं।
तो कोई DIG है, कोई SPs हैं, कोई इस टाइप के, पुलिस में भी मतलब उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से नयाब जो है उसके अंदर एक खौफ है, एक डर है कि अगर मैं सिंध में गई या मैं बलूचिस्तान में गई अपने हकूक़ लेने के लिए तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो वो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट का उसने दरवाज़ा खटखटाया हुआ है और आज भी उसका यही सुप्रीम कोर्ट में यही उसने विनती की कि जो मेरा केस है वो ट्रांसफ़र किया जाए जैकबाद सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद के अंदर। ताहम अदालत ने केस तो ट्रांसफ़र नहीं किया, वीडियो लिंक की सहूलत प्रोवाइड करने से मुतल्लिक़ जवाब तलब किए हैं। अब मेरी जो मैंने आपको पूरा नयाब का जो मुख्तसर एक पस मंज़र है वो तो आपको बताया, इसमें बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहने का ये है कि ये सिंध और बलूचिस्तान की बेटी है और इसको सज़ा जो है वो दी जा रही है। इस वजह से दी जा रही है कि एक तो ये एक औरत है और वो आपको पता है कि सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जो है ना, वो चाहे सरदार हो चाहे कोई भी हो, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते कि कोई औरत जो है वो अपना हक़ ले। ठीक है, आपको याद होगा कि सिंध के अंदर सिर्फ जदादें बचाने के लिए कुरान से भी शादियां कर दी जाती है कि जदाद जो है वो आगे तकसीम ना हो, वहाँ पे तो ये मसाइल हैं। और बलूचिस्तान में भी इसी तरीके से होता है। तो वो अब सारे वहाँ पे जो सरदार हैं, जो लोग हैं, वो इस चीज़ में है कि यार ये नयाब अपने हक़ के लिए क्यों लड़ रही है। उनको इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक मज़लूम सिंध की बेटी और बलूचिस्तान की बेटी वो अपने हक़ के लिए क्यों लड़ रही है। वो ये समझते हैं कि अगर नयाब जीत गई तो फिर बलूचिस्तान की जो दीगर बेटियां हैं या सिंध की जो दीगर बेटियां, उनको भी शह मिलेगी, कहीं वो हमसे बगावत ना कर दें। तो इस वजह से भी जो वहाँ के तुमनदार हैं, जो वडेरे हैं, जो सरदार हैं, वो इस वजह से भी नयाब को हेल्प आउट नहीं करते। लेकिन इस व्लॉग के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबको, हर पाकिस्तानी को, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो बलोच है, चाहे वो सिंधी है, चाहे वो पश्तून है, उन सब से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है वो सपोर्ट करें, नयाब को सपोर्ट करें, उसके लिए जस्टिस के लिए अपनी आवाज़ उठाएं ताकि नयाब को जो इतनी कमसन उम्र में अपने हक़ के लिए लड़ रही है उसको हौसला मिले, उसको हिम्मत मिले और वो इन सरदारों, वडेरों, जागीरदारों के ख़िलाफ़ जो है वो केस जीत सके। ये सब उस वक्त होगा जब आप सब लोग मिलकर जो है उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बग़ैर, आवाम की सपोर्ट के बग़ैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी सपोर्ट होगी तो शायद वो जो जागीरदार हैं, जो वडेरे हैं, वो भी खुल के इसकी मुखालफत नहीं कर सकेंगे। ये था नयाब उमरानी का केस का पस मंज़र। मज़ीद इसमें कोई अपडेट होगी तो हम आपको उससे भी आगाह करेंगे। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। आपका शुक्रिया, थैंक यू।